आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। रिवीजन है, रिकॉल है, इसके अंदर बार बार रिवीजन करना है ताकि अपनी जो स्किल है, रिकॉल करने की स्किल है, वो बढ़ सके। कोई चीज़ अपन पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, उसको दोबारा याद कर सकें। इसके लिए ये फ्री टाइम में जब भी अपने को टाइम मिलेगा अपन इसको पढ़ेंगे। अपने को मेन काम है कि चीज़ों को याद रखना। आजकल जो भी है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आ जाए वो याद तो रहता है, लेकिन पढ़ते टाइम जोश रहता है, वो लास्ट टाइम जोश नहीं रहता है। उस जोश के लिए अब रिकॉल करना पड़ेगा। चलो, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। शुरू करते हैं। आज तारीख है 27 तारीख दिसंबर 2025। वीडियो है और आप शुरुआत करा। अब देखो, PSI RS वगैरह की जो तैयारी करे वहाँ के लिए भी ठीक है, वह भी तैयारी करो, बढ़िया एकदम रेडी करो ही हूँ। तो अर्थव्यवस्था का मैं आप सबसे पहली पढ़िया अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स है। मैं तो हार्ड सब्जेक्ट लगा है, लेकिन जब दिन पढ़वा लगा ना, जब इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो इतना अच्छा सब्जेक्ट है भाई। मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट सब्जेक्ट मानता हूँ मैं तो इसको आजकल। स्प्रिंग बोर्ड का थोड़े बहुत नोट्स है इसके अंदर, और बाकियों के भी हैं, NCERT के भी हैं, तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के माए सबसे पहली अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स चिनापा का एक माए आपा सब पहली जो पढ़िया वो है सब्जेक्ट। दो प्रकार का अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। जब कोई एक व्यक्ति संस्था के दृष्टिकोण से अध्ययन किए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो अर्थशास्त्र। और समष्टि का अध्ययन मतलब पूरा बड़ो अध्ययन करे जाए, जब इन मैक्रो अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब इसके अंदर अर्थशास्त्र की दो विचारधाराएं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा और याद भी होनी चाहिए आप। पूंजीवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद होता है, ये स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं। पूंजीवाद स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं, पूंजीवाद स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं, जबकि साम्यवाद समानता के समर्थक होते हैं। पूंजीवाद स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं और साम्यवाद समानता के समर्थक होते हैं। पूंजीवाद निजी संपत्तियों को मान्यता देते हैं, पूंजीवाद निजी संपत्तियों को मान्यता देते हैं, जबकि साम्यवाद नहीं देते। पूंजीवाद में क्या होता है? सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, मुफ्त मुफ्त एकदम मुक्त होता है बाजार। पूंजीवाद में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है और एकदम मुक्त होता है, जबकि साम्यवाद में सरकार का नियंत्रण होता है, कितना बेचना है ये डिसाइड करती है सरकार। ठीक है, तीन हो गई। स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं पूंजीवाद, साम्यवाद नहीं होते हैं। पूंजीवाद निजी संपत्ति को मान्य देता है, साम्यवाद निजी संपत्ति को मान्यता नहीं देता है। पूंजीवाद में सरकार का नियंत्रण होता है और साम्यवाद में नहीं होता है। ठीक है, चौथा है भाई संसाधनों का वितरण मेरिट के आधार पर किया जाता है। मेरिट बोले तो भाई जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन होगी उस हिसाब से उसको पैसे मिलने चाहिए। ऐसे तो नहीं है भाई सबको बराबर पैसे मिले, जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन जितनी मेरिट है उसके हिसाब से उसको पैसे मिलना चाहिए। जबकि साम्यवाद में क्या होता है? जिसकी जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से मिलते हैं, यानी संसाधनों का वितरण आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। पूंजीवाद में मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर, जबकि साम्यवाद में आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। पूंजीवाद में अपन को पता है लोकतांत्रिक सरकार है, साम्यवाद में तानाशाही है। लोकतंत्र में क्या आता है फिर? अहिंसा। अहिंसा का समर्थन करते हैं पूंजीवाद, जबकि साम्यवाद हिंसा का समर्थन करते हैं। साम्यवाद अहिंसा के बाद में आता है धर्म। धर्म जो पूंजीवाद में है वो आस्था का विषय है। धर्म को पूंजीवाद में आस्था का विषय माना है, जबकि साम्यवाद में धार्मिक नास्तिक विषय माना है। धार्मिक नास्तिक है बोलते हैं, नास्तिक होते हैं। उन्होंने कहा है कि ये धार्मिक रूप से नास्तिक होते हैं। धर्म की तुलना अफीम से की गई है, साम्यवाद में धर्म की तुलना अफीम से की गई है। पूंजीवाद का विचारक है एडम स्मिथ और साम्यवाद का है कार्ल मार्क्स। ठीक है, एक बार फटाफट बोलते हैं। पूंजीवाद स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं, जबकि साम्यवाद समानता के समर्थक होते हैं। पूंजीवाद निजी संपत्ति होती है, जबकि साम्यवाद में निजी संपत्तियां मान्यता नहीं देती। पूंजीवाद में बाजार में किसका? सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जबकि साम्यवाद में सरकार का नियंत्रण होता है। पूंजीवाद में संसाधनों का वितरण मेरिट के आधार पर, जबकि साम्यवाद में संसाधनों का वितरण आवश्यकता के आधार पर। पूंजीवाद में लोकतांत्रिक सरकार और साम्यवाद में तानाशाही। पूंजीवाद में अहिंसा का समर्थक, साम्यवाद में हिंसा का। पूंजीवाद में फिर जाएंगे धर्म पे। धर्म धार्मिक होते हैं, आस्था का विषय होता है, जबकि साम्यवाद में ये नास्तिक होते हैं, धर्म को अफीम कहा गया है। पूंजीवाद में एडम स्मिथ और साम्यवाद में कार्ल मार्क्स। अब दो टर्म आती है, मांग और आपूर्ति। मांग क्या होती है? मांग यानी डिमांड, किसी भी चीज़ की कोई कीमत देकर
निश्चित समय अवधि के दौरान उसको खरीदने के लिए तैयार होना मांग, यानी कोई कीमत देखकर उसको खरीदने के लिए तैयार होना मांग है। मेरे को ये चीज चाहिए। आपूर्ति, आपूर्ति मतलब उस मांग को पूरा करना। कीमत देकर निश्चित समय अवधि के दौरान उस चीज को उपलब्ध कराना आपूर्ति कहलाता है। ठीक है, मांग हो गई भाई, कीमत देकर किसी चीज को खरीदना, और आपूर्ति निश्चित समय अवधि के दौरान उस चीज को उपलब्ध कराना, ये आपूर्ति होगी। मांग और आपूर्ति के बीच में संबंध पढ़ेंगे। मांग और आपूर्ति के बीच में संबंध क्या है? सबसे पहली बात कीमत से अपन करेंगे। यदि अब एक चीज सोचो, यदि अपने पास मार्केट में मांग बहुत ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही, तो उसकी कीमत बढ़ेगी। कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा? उत्पादक को लाभ होगा। किसको लाभ होगा? कीमत बढ़ेगी तो लोग क्या चाहेंगे, यार इस चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इसका उत्पादन करूँ ताकि मैं करोड़पति बनूँ, उसको मैं, मेरे पास ऐसे उत्पादक को लाभ होगा। उत्पादक को लाभ होगा तो निवेश अधिक होगा। निवेश अधिक होगा तो क्या होगा? रोजगार ज़्यादा आएंगे। रोजगार ज़्यादा होगी तो लोग के पास नियमित आय आएगी, पैसा आएगा, और जीवन स्तर अच्छा होगा। यानी डिमांड बढ़ने से जीवन स्तर में सुधार होता है। उसी के विपरीत यदि आपूर्ति ज़्यादा हो जाएगी, यदि आपूर्ति ज़्यादा हो जाएगी, आपूर्ति का मतलब और डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड, जैसे हम किसी मार्केट में जाते हैं, जैसे जयपुर के मूलीपुरा वगैरह, बड़े जो भी मजोरी बाजार वगैरह किसी में जाते हैं, वहाँ पे दुकानें भरी है, शोरूम भरे हैं एकदम बढ़िया बढ़िया, लेकिन देखते हैं कि अपने पास वो ही नहीं है, ग्राहक ही नहीं है, कहीं पे ग्राहक दिख नहीं रहा है। तो क्या होगा? लोगों के पास आपूर्ति तो बहुत है लेकिन डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है तो क्या होगा? यार सोचेगा, यार अब यार आज कुछ तो कमा ही लेते हैं, तो क्या करेंगे? कीमत कम हो जाएगी। कीमत कम हो जाएगी तो फिर हर कोई प्रोडक्ट करेगा नहीं, जो उत्पादक होगा उसको हानि होगी, यार उसके पास तो सामान बचा रहेगा, हानि होगी। तो लोग निवेश कम होंगे, निवेश कम करेंगे तो रोजगार कम मिलेगा, रोजगार कम मिलेगा तो नियमित आय नहीं होगी, और जीवन स्तर खराब हो जाएगा, जीवन स्तर में कमी आ जाएगी। ये आपूर्ति, यानी मांग, डिमांड होना अच्छी बात है। यदि आपूर्ति ज़्यादा समय तक बनी रहे, मतलब अधिक रहती है, और डिमांड कम रहती है तो मंदी आ जाती है। मंदी आने के लिए दिक्कत हो जाती है। और मुद्रास्फीति जो है उसको अधिक चिंता का विषय है। भारत में मुद्रास्फीति का टारगेट कितना रखा है? 4%। मुद्रास्फीति का टारगेट कितना? 4%, और प्लस माइनस 2%, ऊपर नीचे 2 हो सकता है। ठीक है, अब देखो मार्केट में तरलता, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? मार्केट में पैसे, पैसे, मार्केट में पैसे, मार्केट में पैसे पैसे रहेंगे तो सबसे पहले अपन इसकी गणना ब्याज दर के हिसाब से देखते हैं। मार्केट में दिमाग लगाओ, एक बार इमेजिन करो, मार्केट में यदि पैसे पैसे हैं, तो ब्याज की दरें क्या हो जाएगी? पैसे क्यों आए? ब्याज की दरें को कम किया गया। ब्याज की दरों को कम किया गया तो हर व्यक्ति ने क्या किया? लोन ले लिया। जहां मार्केट में ब्याज की दरें कम हुई तो हर व्यक्ति ने लोन ले लिया। प्रत्येक व्यक्ति के पास तरलता, पैसा बढ़ गया, मार्केट में पैसा है, पैसा हो गया, पैसा पैसा हो गया तो लोग उसको खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या हो गया? मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये ठीक है। यदि ब्याज की दरें, इसी के उपरांत ब्याज की दरें अधिक बढ़ा दी जाए, मार्केट में क्या हो जाएगा? मार्केट में लोग क्या हो गया? ऋण कम लेंगे, तरलता कम होगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। यदि ब्याज की दरें बढ़ जाएगी तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लोग मांग कम करेंगे और मुद्रास्फीति कम हो जाएगी इस वजह से। ठीक है, ये मौद्रिक नीति है। कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है कि मार्केट में यदि लिक्विडिटी को बढ़ाना है, यदि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, पैसा ही पैसा हो जाती है, तो लोगों के पास डिमांड बढ़ जाती है। इसका मेन अपने को ही ध्यान रखना है। यदि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाएगी, हर बंदा जाएगा खरीदने के लिए। और यदि लिक्विडिटी कम हो जाती है, लिक्विडिटी पैसा नहीं रहता है मार्केट में, तो डिमांड कम हो जाती है। इसको कम या ज़्यादा करने का काम आरबीआई करती है। ठीक है, मार्केट में यदि लिक्विडिटी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, लिक्विडिटी कम होगी तो डिमांड कम होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसी में मेन क्वेश्चन। लिक्विडिटी को बढ़ाने और कम करने का काम आरबीआई करती है। आरबीआई करती है तो कम या ज़्यादा काम आरबीआई करती है। आरबीआई जो मंदी की स्थिति में सरकार क्या करती है? अपनी तरफ से सरकार क्या करती है? अपनी तरफ से खर्चों को बढ़ा देती है। खर्चों कैसे बढ़ाती है? ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देती है, नई नई योजना चलाती है, जिससे क्या होती है? लोग आते हैं। तो ध्यान रखना है, ये मंदी की स्थिति में क्या करती है सरकार? खर्चे ज़्यादा होते हैं और ये राजकोषीय नीति में इसको यूज में लेते हैं। उसके बाद में देते हैं अपन, इसके बाद आता है मांग का नियम। मांग का नियम में और मांग और कीमत के बीच में नकारात्मक संबंध होता है। इसके अंदर होती है किस चीज़ की कीमत जितनी ज़्यादा अधिक होगी, मांग उतनी ज़्यादा कम होगी। किस चीज़ जितनी ज़्यादा महंगी हो जाएगी, मांग उतनी कम हो जाएगी। ओके, जिसमें बहुत से अपवाद होते हैं, जैसे आवश्यकताएं की वस्तु होती है, नमक, पेट्रोल, डीजल,
यानी कोई चीज़, नमक ऐसी चीज़ है, किसी की चीज़ की कीमत इतनी ज़्यादा भी हो जाए तो भी लोग उतना ही नमक डालेंगे, कम हो जाए तो भी उतना ही नमक डालेंगे। पेट्रोल कितना ही महंगा हो जाए, ज़रूरत पड़ने पर पेट्रोल डलाना पड़ेगा, डीजल चल डलाना पड़ेगा। तो इन पर क्या होती है, ये अपवाद होते हैं, इन पर मांग और कीमत का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जीवन रक्षा है दवाई, दवाइयाँ हैं कितनी महंगी हो जाए फिर भी लेनी पड़ेगी। उसके बाद मिलती है दवाई, खाई आदमी तंदुरुस्त हो गया, फिर थोड़ा सा क्या जाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। तो वे वेबलेन वेबलेन की वस्तु होती है। वेबलेन की वस्तु क्या होती है, जो समाज में प्रतिष्ठा और विलासिता से जुड़ी होती है, यानी खुद को अच्छा दिखाने के लिए महंगी महंगी चीज़ें लेती है, जिस पर क्या होती है, मांग कम होने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ती। इस पर मांग और कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कीमत कितनी बढ़ जाए फिर भी डिमांड बढ़ती है इनकी। गिफेन की वस्तु, गिफेन की वस्तु क्या होती है, कम गुणवत्ता वाली वस्तु। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी वस्तु होती है जिनकी डिमांड बढ़ भी जाए, कीमत बढ़ने पर भी मांग कम नहीं होती। जैसे लोग सुबह चाय पीते हैं, तो चाय, बाजरा, ब्रेड आदि इनकी कीमत होती है, कितनी महंगी हो जाए फिर भी पीना ही पड़ेगा इनको। और ये चाय कॉफ़ी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ती। नशीले पदार्थ कितने महंगे हो जाओ फिर भी पीने, खाने वाले खाएंगे, पीने वाले पिएंगे। फैशन की वस्तु है, फैशन की वस्तु भी मतलब कितनी महंगी हो जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक बार पढ़ लेते हैं कितनी हो गई। एक तो मांग और डिमांड में जो अपवाद है, अपवाद जरूर याद रखना पड़ेगा अपने को। आवश्यक वस्तु जैसे नमक, पेट्रोल, डीजल। नमक पेट्रोल भराए, उसके बाद दवाई लेने गए, जीवन रक्षक दवाई, दवाई लेने के बाद तंदुरुस्त हो गए तो कहाँ गए, प्रतिष्ठा और विलासिता की वस्तु है, बेबलेन वस्तु जिसको बोलते हैं। उसके बाद में कम गुणवत्ता वाली गिफेन वस्तु, गिफेन वस्तु हो गई कम गुणवत्ता वाली चीज़ें जिनकी कीमत बढ़ने पर भी कोई मांग कम नहीं होती। उसके बाद गिफेन वस्तु के बाद में क्या हो गया, आदमी नशा करेगा, नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ के बाद में फैशन करेगा, फैशन की वस्तु है, ठीक है। ओके। मांग का नियम होने के बाद एक आता है आपूर्ति का नियम। आपूर्ति का संबंध किससे है, कीमत से। किसी चीज की जितनी अधिक आपूर्ति होगी ना, कीमत के बढ़ने पर आपूर्ति भी बढ़ती है, कीमत के बढ़ने पर आपूर्ति भी बढ़ती है। जिसकी कीमत बढ़ेगी, लोग उसकी आपूर्ति भी ज़्यादा करेंगे, आपूर्ति ज़्यादा करेंगे। आपूर्ति की कम होगी तो कीमतें भी कम हो जाएगी, कीमतें कम हो जाएगी तो आपूर्ति कम। कुल मिला के बात यह है कि कीमतें बढ़ने पर, किसी चीज़ की कीमतें जितनी ज़्यादा होगी उसकी आपूर्ति भी लोग उतनी डिमांड कर देंगे। लेकिन कुछ इसमें भी अपवाद है, इसमें अपवाद है। जैसे किसी चीज़ बाजार में, किसी चीज़ पर एकाधिकार है, मतलब किसी एक ही व्यक्ति के पास है, तो उसकी कीमत क्या होती है, कितनी ज़्यादा बढ़ जाओ, कितनी ज़्यादा बढ़ जाओ, कितनी ज़्यादा बढ़ जाओ, फिर भी उसका मन होगा तभी बचेगा, ठीक है। तो यहाँ बाजार में यदि एकाधिकार है, ये अपवाद आता है। सरकार की नीतियाँ, जैसे लॉकडाउन में बहुत महंगी चीज़ें हो गई थी, फिर भी क्या होती है, उनकी डिमांड बहुत कम हो गई थी यार, उतना नहीं बढ़ पाई थी। प्राकृतिक आपदा बढ़ जाए, प्राकृतिक आपदा के अंदर भी क्या होती है, किसी चीज़ की कीमत बहुत बढ़ जाती है लेकिन उतनी आपूर्ति नहीं हो पाती है। किसी वस्तु की प्रकृति, कुछ ऐसी वस्तु होती है जैसे टमाटर होता है, जो 2 दिन में 3 दिन में मतलब खराब हो जाता है, लेकिन उसकी डिमांड साल भर बढ़ी रहती है। कई बार बहुत महंगे हो जाने पर भी, मतलब ऐसा नहीं है कि महंगा हो जाने पर लोग उसकी आपूर्ति ज़्यादा करने लग जाते हैं, वो जो प्राकृतिक चीज़ें होगी। तो कितनी हो गई, बाजार में किसी चीज़ का एकाधिकार, सरकार की नीतियाँ जैसे लॉकडाउन में, प्राकृतिक आपदा, और जैसे वस्तु की प्रकृति जो जल्दी खराब हो जाती है, इसकी वर्ष भर मांग बनी रहती है लेकिन आपूर्ति वर्ष भर नहीं रहती, ठीक। मूल्य और कीमत का निर्धारण कहाँ होता है, जहाँ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों सेटिस्फाइड होते हैं, वो हो जाती है, वहाँ कीमत निर्धारित हो जाती है। अब एक होता है उत्पादक के कारक। उत्पादक के कारक यानी साधक, साधन, कोई भी चीज़ अपने को नई चीज़ शुरुआत करनी है तो सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, भूमि। भूमि का क्या लगता है, किराया, भूमि का किराया लगता है। उसके बाद में क्या लगते हैं वहाँ पे, भूमि पे जमीन, नीम खोदने के लिए श्रमिक, श्रमों को क्या देनी पड़ती है, मजदूरी, जिसे बोलते हैं वेगेज। वेगेज के बाद में क्या होती है, वहाँ लगेगी पूंजी, पैसा लगेगा मकान बनाने के लिए। पूंजी, पूंजी किस पे लेते हैं अपन, इंटरेस्ट, ब्याज पे। तो पूंजी का क्या लगता है, साधारण लागत, ब्याज। उसके बाद में क्या होता है, उद्यमी। उद्यमी को क्या मिलेगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो उत्पादक के क्या हो गए, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। इसके साधन क्या हो गया, सबसे पहले किराया लगा, फिर मजदूरी, मजदूरी के बाद में गया ब्याज, फिर लाभ, ठीक है। यानी किसी चीज़ की लागत क्या लगती है, साधन लागत में सबसे पहले किराया, फिर उसकी लगेगी मजदूरी, मजदूरी पे फिर ब्याज, ब्याज के लाभ। और बाजार मूल्य क्या होती है, बाजार मूल्य किसी चीज़ की, कोई मूल्य कैसा डिसाइड कैसे होगा, उसकी साधन की लागत, उसके ऊपर लगने वाले अप्रत्यक्ष टैक्स, उसमें से सरकार जो छूट देती है माइनस सब्सिडी। लागत, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। उसके बाद में
अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होती है, वो सभी जिनका मतलब प्रकृति से मिलती है। जैसे कृषि क्षेत्र होता है, इसमें सबसे प्रचलित क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र, डेयरी, मत्स्य वगैरह आते हैं। द्वितीय क्षेत्र है, इसके अंदर क्या होती है, जिनका उत्पादन उद्योगों में निर्माण होता है, जैसे मोटर वाहन हो गया, इलेक्ट्रिक वाहन हो गया, ये हो गया। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, सेवाओं को रखा गया है। सेवाओं में भी दो प्रकार की हो जाती है। पहला चतुर्थ क्षेत्र है, जिसमें ज्ञान आधारित, जैसे अपने हो गए मेडिकल सेवा, शिक्षा सेवाएं हो जाती। पांचवा है, पांचवे में कौन सी हो गई, पांचवे के अंदर आ जाएगी जिसमें कानून के निर्णय निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, जैसे सिविल सेवाएं और आईपीएस वगैरह हो गए, राजनीतिक सेवाएं ये हो जाती है। 3 चरण में विकसित हो गया। पहला में कृषि, दूसरा में उद्योग, तीसरे में सेवा। 3 चरणों में हो गई। अच्छा, इसके बाद में जो कृषि था उसका योगदान 55% था, लेकिन आजकल 17.66%। कौन कृषि करता है, बहुत कम लोग करते हैं। उद्योगों की तरफ ज़्यादा जो लोग विकास हो रहे हैं। इस तरह अपना पहला पार्ट हो गया। ओके, थैंक यू।